हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए हमेशा से कर रहे थे और आगे भी इसी प्रकार से कर रहेगा। आशा करता है आप सभी मस्त हो गए, हम भी एकदम मस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या देखा था कल की क्लास में, तो कल की क्लास में हम लोग शक्ति संसाधन के अंतर्गत कल हम लोग पढ़ लिए हुए थे क्या, आप लोगों को जो भूगर्भिक कोयला के अंतर्गत जो था उसके मैप पर देख लिए थे। दूसरा हम लोगों ने पेट्रोलियम पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग को सबसे पहला नंबर टॉपिक जो है वो है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक गैस, देखिए प्राकृतिक गैस आया है तो ये बात समझिए कि प्राकृतिक गैस का उपयोग कहां कहां किया जाता है। नॉर्मली आए दिन प्राकृतिक गैस का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। पहले की तुलना में पहले जो प्रयोग किया था आपको पेट्रोलियम का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, केरोसिन तेल का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, लेकिन आए दिन प्राकृतिक गैस भी बहुत ज्यादा प्रयोग में आ जा रहा है। जैसे में कि आप लोग देखते होइएगा बिल्डिंग कराने जाते हैं तो वहां पर बिल्डिंग का जो आपको छड़ वाला बिल्डिंग करता है सो अलग, लेकिन गैस बिल्डिंग का भी प्रारूप बढ़ता जा रहा है। लोग गैस बिल्डिंग पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। गैस बिल्डिंग का प्रयोग ज्यादा बढ़ रहा है, तो गैस बिल्डिंग हो गया, तब चाहे हम लोग चूल्हा घर में जो प्रयोग करते हैं उसके लिए हो गया, तब इन सब चीजों में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो पूरे भारत में अगर हम बात करें, पूरे भारत में इसका पहला नंबर पॉइंट हम लोग लिखते हैं। वैसे ये टॉपिक हो गया मेन, इसका एक ही नंबर पॉइंट है, पहला नंबर पॉइंट। वैसे उतना ज्यादा पूछेगा नहीं, बस इतना ज्यादा से ज्यादा पूछो करे प्राकृतिक गैस है तो कितना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पूरे भारत में 700 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस की उपस्थिति पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाया जाता है कहां? भारत की मैं बात कर रहा हूं, भारत में। तो ये हमारा था आज का फर्स्ट नंबर टॉपिक। सेकेंड नंबर टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो आज हम लोग को जो विशेष तौर पे जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आज हमारा सेकेंड नंबर टॉपिक का है नाम विद्युत शक्ति, जो सबसे मेन टॉपिक है। अब उसके बारे में डिस्कस करना है, पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा, जिसमें से हम लोग पूरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जल शक्ति हो गया, तब वायु शक्ति हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तब इन सब के बारे में आप लोग को इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करना है। क्योंकि विद्युत शक्ति आ गया तो विद्युत शक्ति का एक प्रकार, तो आज की टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति। अब इस विद्युत शक्ति के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो विद्युत शक्ति आए दिन हम लोग देख रहे हैं। नॉर्मली हम लोग अगर देखें तो हम लोग बिना बिजली के कोई भी जीवन में कार्य हो पाना संभव नहीं है। एक नॉर्मली मोबाइल चार्ज करना होता है तो अगर 2 दिन तक लाइन नहीं आता क्या हालात हो जाता है लोगों का, आप समझ सकते हैं। गर्मी के मौसम में अगर बिजली ना हो तो पंखे ना चले तो हालात खराब हो जाते हैं। वैसे मुझे ना उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पंखे का, गर्मी कितना भी उससे मतलब नहीं। अपना कमरा में पहुंचने के बाद हम एकदम मस्त हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी बॉडी का डिमांड है, आपकी डिमांड क्या है वो आप जान सकते हो, मेरी डिमांड एक कुछ अलग है। तो चलिए विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति में सबसे पहला नंबर पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जल शक्ति। जल विद्युत परियोजना या जल शक्ति इसको बोलिए। हम लोग को जल शक्ति के बारे में देखना है। अब चलिए बारी बारी से जल शक्ति के बारे में उठाते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जल शक्ति कहने का मतलब क्या? जल से जितना मात्रा में हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं वही तो जल शक्ति है। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट लिखते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। दूसरा का नंबर पॉइंट में लिखा हूं इसका, तो दूसरा का नंबर लिखिएगा। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी में दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ।
संयंत्र स्थापित हुआ। अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जल शक्ति की मैं बात करूं तो जल शक्ति का उत्पादन अगर भारत में हम देखें तो सबसे पहला ऐसा कारखाना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। यह पूछा जाता है कि सबसे पहले जल विद्युत शक्ति की स्थापना कहां की गई थी, तो दार्जिलिंग में। कब की गई थी, तो 1897 में आप लोगों को किया गया था। 1897 में आपको जल विद्युत प्रथम जल विद्युत परियोजना का शुरुआत किया गया था दार्जिलिंग में। दूसरा ये भी पूछा जा चुका है कि कर्नाटक के विश्व समुद्र में, मतलब कहां, दूसरा जल विद्युत परियोजना कहां पे शुरू किया गया था, कर्नाटक के शिव समुद्र में आप लोगों को किया गया था। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्र में कावेरी नदी पर, जो कर्नाटक में शिव समुद्र में जो आपको जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर बनी है, जो दूसरा जल विद्युत संयंत्र है वो स्थापित हुआ है। चलिए अब हम लोगों को जल विद्युत परियोजना के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार जल विद्युत परियोजना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और कहां कहां किस किस नदी के आधार पर इतना किया गया है। जल विद्युत परियोजना, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जल विद्युत शक्ति के अंतर्गत हमारा कौन सा आ जाएगा आप लोग का, जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना यह बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत आता है। जल विद्युत परियोजना किसके अंतर्गत आता है, बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत। अब आप लोग के समझ में आता होगा कि बहुउद्देश्य, दिमाग में आता होगा कि सर बहुउद्देश्य क्या है। बहुउद्देश्य परियोजना, देखिए इस दोनों वर्ड को तोड़ेंगे तो पहला हो जाएगा क्या, बहु, और दूसरा हो जाएगा उद्देश्य। कहने का मतलब क्या, एक ऐसा कार्य जिससे बहुत बड़का उद्देश्य, मतलब बहुत सारे उद्देश्य छुपे हो, तो वैसी परियोजना जिसको एक परियोजना संपन्न होने पर उससे लगभग बहुत सारे परियोजनाएं संपन्न होने कार्य होता है। जैसे मैं एक बात बताइए, अगर हम जल विद्युत परियोजना कहीं पे किसी भी नदी पर शुरुआत करते हैं तो एक तो सबसे पहला कि वहां पर बाढ़ की जो समस्या आ रही थी नदियों पर, वहां से वो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्योंकि वो ऊंचा बांध बनेगा, और जब बाढ़ की समस्या खत्म हो गई और दूसरा उससे बिजली की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा वहां पर आप लोगों के आने जाने का आवागमन का साधन बन जाएगा, क्योंकि पुल की तरह बनेगा, वो आने जाने का साधन बन जाएगा। और चौथा से फायदा हम लोग को यह हो जाएगा वहां पर कि पर्यटन लोग आना शुरू करेंगे। अब मान लीजिए कि दूसरा अगर भारत में हीराकुंड बांध है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है हमारे पास, ठीक है, तो उतना बड़ा बांध है तो उस बांध को देखने वाले पर्यटक लोग भी तो आएंगे। अब पर्यटन अगर देखने आएगा, पर्यटक लोग अगर वहां पर आएंगे, इससे क्या होगा कि आसपास लोग क्या करेंगे, दुकानें वहां पर खोलेंगे, इससे सारी की सारी सुविधा वहां पर उपलब्ध होगी। तो ये सारे के सारे चीजों को वहां पर क्या होता है, सम्मिश्रण हो जाता है। इसीलिए इस सारे परियोजनाओं का नाम क्या है, किसके अंतर्गत रखा गया, बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत रखा गया। तो बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत परियोजना भी आता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जल विद्युत परियोजना की मैं बात करूं भारत में, तो सबसे पहला आ जाता है सतलज नदी पर जो भाखड़ा नंगल परियोजना। तो पहला नंबर हमारे पास आ गया क्या, भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नागल परियोजना। इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं, सतलुज नदी पर बने इस बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। दूसरा, यहां 4 शक्ति संग्रह बनाए गए हैं, यहां से 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। विद्युत उत्पादित
किया जाता है। अब आइए इसको समझते हैं। पहला जल विद्युत परियोजना में अंतर्गत हमने क्या देखा, भाखरा नागल नदी परियोजना, ठीक है, विद्युत परियोजना। तो इससे पहला नंबर सतलज नदी पर, मतलब भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, ये तो पहला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव एक नंबर क्वेश्चन आ गया आपको कि भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर, सतलज नदी पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितना है, मतलब भाखरा नागल विद्युत परियोजना की ऊंचाई कितनी है जो सतलज नदी पर बनी हुई है, वो है 225 मीटर ऊंचाई इसकी। ये भी हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को यह पूछा जाएगा कि इससे कितना मात्रा में भाखरा नागल परियोजना जल विद्युत परियोजना कितना मात्रा में योगदान करता है विद्युत उत्पादन में, तो 7 लाख यहां पर हमको लिख चुके हैं। यहां 4 शक्ति संग्रह है, दूसरा यहां से 7 लाख किलो विद्युत उत्पादित किया जाता है, किलोवाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। यह तीसरा नंबर परियोजना। यहीं पर एकमात्र ऐसा विद्युत परियोजना है जहां पर 4 शक्ति संग्रह स्थापित किए गए है, जो बहुत बड़े बड़े यंत्र होते हैं, ये 4 को यहां पर स्थापित किया गया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर टॉपिक था हमारा किसके अंतर्गत, जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत भाखरा नागल। दूसरा दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, दामोदर घाटी परियोजना। चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं, दामोदर घाटी के बारे में। दामोदर घाटी परियोजना, इसमें पहला नंबर अगर मैं पॉइंट लिखा हो, यह परियोजना दामोदर नदी के भागलपुर, दामोदर से यहां से काटना होगा, ठीक है। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाती है। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट, यहां से 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। तीसरा, इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। चलिए, दामोदर का हो गया हमारे पास फाइट। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो हमारे पास, यह परियोजना दामोदर नदी पर बना हुआ है, उसी नाम से है, तो दामोदर नदी पर ही तो हमको याद करने की टेंशन नहीं है हमारे पास कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, दामोदर नदी पर। और इससे बनने से फायदे क्या है, इससे बनने से यह फायदा है कि जब दामोदर नदी में भयंकर बाढ़ आता है तो ये जो परियोजना बांध जो बना हुआ है, इस बांध की इतना ऊंचाई है जिससे आप लोगों को झारखंड में जो बाढ़ आ जाती थी अब बाढ़ नहीं आने देता, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती थी इस नदी के कारण से, वह भी नहीं आ पाता है। तो इससे यह भी फायदा है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यह भी बन सकता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना विद्युत उत्पादन में कितना ज्यादा मात्रा में मेगावाट उत्पादन करता है, कितना ज्यादा सहायता करता है, तो 1300 मेगावाट। वही हम भाखरा नागल देखे तो 7 लाख था हमारे पास किलोवाट, और ये हमारे पास 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। कहां से, दामोदर घाटी से। इस परियोजना के निगम द्वारा विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ध्यान दीजिए, इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत, ये क्या है हमारे पास, उसमें विद्युत का भी क्या कहता है, उत्पादन किया जाता है। ये एक विशेष गुण हो गया हमारे पास किसका, दामोदर का। यहां पर ताप विद्युत का भी उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर की मैं बात करूं तो तीसरा नंबर आ जाता है हमारे पास कोसी परियोजना।
और कोसी की बात आई है तो 10th क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि बिहार का शोक कौन सी नदी? कोसी नदी हमारे पास आ जाता है। तीसरा का नंबर कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, चलिए इसका पॉइंट लिखते हैं। बिहार के शोक, बिहार के शोक कोसी नदी पर यह बांध बना है। दूसरा, यहां से 2000 किलोवाट बिजली पैदा किया जाता है। तीसरा का, इसमें से आधी बिजली नेपाल को तथा शेष बिहार को प्राप्त होती है। अब आइए ध्यान दीजिए, यह कोसी परियोजना एक प्रकार की विद्युत परियोजना है जो बिहार की शोक, जिसको कहा जाता है, जिस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी नदी पर बना यह कोसी परियोजना है। अब कोसी नाम है नदी का, उसी पर आधारित इसका नाम पड़ गया क्या? कोसी परियोजना। और यहां से 2000 किलोवाट, कितना? 2000 किलोवाट बिजली पैदा किया जाता है। मतलब कोसी परियोजना विद्युत उत्पादन में कितना सहायता करती है? 2000 किलोवाट की संख्या हमको प्रदान करती है। तीसरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोसी परियोजना से आप लोग को कहां कहां बिजली प्रदान किया जाता है? तो हमारे बिहार सरकार से सटे हुए देश से एक ऐसी कंट्री नेपाल सरकार, नेपाल सरकार को भी आपको क्या प्रदान किया जाता है? आप लोग को बिजली प्राप्त होती है कोसी परियोजना से। दूसरा, शेष बचा हुआ जितना विभाग होता है आपको कौन उपयोग करता है? तो हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेपाल सरकार, आप लोग देखते हैं कि आप लोग के समय में, मतलब आप ही लोग के समय शुरू हुआ था पाइपलाइन, एक मतलब रोड के काते काते पाइप बिछाया गया था। उस पाइप से क्या भेजा जाता है? तो उस पाइप से मतलब तैलीय पदार्थ, आपको डीजल पेट्रोल जो चाहिए उसे भेज सकते हैं, प्राकृतिक गैस हम लोग भेज सकते हैं, उसके भी बिक्री खरीद बिक्री करते हैं। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, बिजली का भी हम लोग वहां से भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें वहां से उत्पादन किया जाता है। दूसरा, हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये सब चीज भी हम लोग वहां से खरीद बिक्री करते हैं। पाइपलाइन क्लास 8 के आप लोगों को शायद पढ़ना है, आप लोगों को क्लास 8 के ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ना है, लास्ट नंबर चैप्टर होगा, लास्ट के, हाँ लास्ट के 1-2 चैप्टर पहले होगा, पढ़ लीजिएगा। उसमें पूरे के पूरे चीज आप लोगों को इसके बारे में दिखाया गया है, बढ़िया तरीके से विस्तृत तौर पे बताया गया है क्लास 8 में। चलिए, हमारा अगला नंबर हो जाएगा जिसका नाम है रिहंद परियोजना। ये चौथा होगा हमारे पास शायद, रिहंद परियोजना। चलिए रिहंद परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। सोन नदी पर, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर यह बांध बना है। रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर यह बांध बना है। अगला, इसमें यह 934 मीटर, 934 मीटर लंबा है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी, गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
अगला हमारे पास ये पॉइंट हो गया 3, विद्युत परियोजना। रिहंद परियोजना के अंतर्गत हम लोग देखें जल विद्युत परियोजना में हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास रिहंद परियोजना, जो किस नदी पर है, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनी है। यह कितना मीटर है आप लोगों को, 934 मीटर लंबा है। इससे अगला नंबर पॉइंट हो जाएगा, यहां से 30 लाख, यहां से 30 लाख किलोवाट, 30 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। यहां से कितना, 30 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। तो हमारा रिहंद परियोजना हो गया कितना, 30 लाख। ये इंपॉर्टेंट है कि किस नदी की सहायक नदी पर, सॉरी किस नदी पर है, रिहंद नदी पर, जो किसकी सहायक नदी है आप लोगों का, सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इससे कितना मीटर लंबा है, तो 934 मीटर लंबा है। हम लोगों से तो ये सीधा के सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि रिहंद परियोजना की लंबाई कितनी है, लंबाई के अनुसार 5 गो दे देता, 5 गो लंबाई के अनुसार से सजाना रहता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को, मतलब अभी हमारा जो एग्जाम हुआ है इसमें हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया हुआ था, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ देगा था हम लोगों से कि पूरा का पूरा लोकतंत्र किसे कहते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, लोकतंत्र किसे कहते हैं और इसके विशेषताओं के बारे में बताएं। अंतर बस इतना रहता है कि आप लोगों को 100 शब्दों में 60 से 70 शब्दों में इतना लिखना रहता है, हम लोग को 100-150 शब्दों में लिखना रहता है, इतने अंतर रहता है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन में अंतर नहीं रहता है। बस हम लोग को थोड़ा विस्तार में बताना रहता है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, अंतर बस कुछ भी नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा जाएगा वार एंड पीस के लेखक कौन है, हमारे पास क्वेश्चन आता है वार एंड पीस के लेखक कौन है, गीतांजलि के लेखक कौन है, आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, गीतांजलि के लेखक कौन है, बताइए। हद है यार, ये वो वाला क्वेश्चन सब है। हम लोगों से पूछा गया था, बताइए सन 1950 में क्या हुआ था, 1950 क्या चीज, 1950 का इतिहास क्या है। अब लोग 1950 कौन नहीं जानता भाई, हमारे पास 1885 में क्या हुआ था सबको पता है। एक मुख्य बात है आपको डालना रहता है, बस इतना, यही मेन क्वेश्चन सब है, समझ रहे बात। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज ही का था मैं यहीं समाप्त करता हूं, पुनः आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड गिव स्माइलिंग, बाय, थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, जो भी बाकी रह गया परियोजना, तो परियोजना कल हम लोग खत्म करेंगे, शायद 2-3 और होंगे जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको एक क्लास के अंतर्गत रखना चाहेंगे। ठीक है, तो अब तो जाना होगा, आई एम सॉरी, थैंक यू, बाय बाय।